तो सबसे पहले मैं आई विल शेयर द टेक्स्ट बुक स्क्रीन एंड इंडेक्स पेज एक बार देख लेते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी 11th बायोलॉजी। ओके, अभी सबसे पहले अप टू 10th स्टैंडर्ड तुम लोग को सब्जेक्ट था ओनली साइंस, राइट? एंड अभी थोड़ा सा बाइफर्केशन हो गया, राइट? अभी बिकॉज यू आर फ्रॉम एसएससी बोर्ड तो वहाँ पे साइंस करके सब्जेक्ट था, बट यू नो कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में 8th स्टैंडर्ड से ही उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके सेपरेट हो जाते हैं। तो उनको तभी से मतलब ये बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। तो फॉर योर केस इट इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, डजंट मैटर ना। तो बायोलॉजी का जो 11th का टेक्स्ट बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग रहेगा, उसमें अपने अपने रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ लेसन होंगे। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत वास्ट है। ओके, तो केमिस्ट्री के लिए अगर कोचिंग का जरूरत है तो मतलब अभी से ट्राई करना, किसी का अगर मिलता है तो। क्लासेस का यू हैव फाउंड आउट ना, कॉस्टली पड़ रहा है ना? हाँ, कांटेक्ट किया है अभी। आज एक डेमो लेक्चर है, तो देखेगी, अच्छा हुआ तो उधर ज्वाइन करेगी। ओके, क्लासेस क्या है? हाँ, ओके, चलो अच्छा, फिर कौन सा क्लासेस? रियल एकेडमी। हाँ, आई हर्ड अबाउट इट। ओके, ठीक है, ट्राई करना। ओके, बताना मुझे। अभी 11th स्टैंडर्ड हाँ, बायोलॉजी यू आर हैविंग ओनली 16 लेसन। ओके, सो अभी ये 16 लेसन्स का टारगेट जो है राइट नाउ इट इज जून। तो ऑल द लेसन्स वी हैव टू डू। ओके, तो ये सारे लेसन्स अगर हमें कंप्लीट करना है तो ट्राई करते हैं कि दिसंबर या लेटेस्ट जनवरी तक हम फिनिश कर सके दिस 16 टॉपिक्स। ठीक है, कुछ टॉपिक्स है जो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, लाइक वी वोंट बी रशिंग अप, टॉपिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सम लेसन्स आर नॉट वेरी बिग तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये 16 लेसन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट देर आर सम विच आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, अभी इतना मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि जो 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं ये पूरा बेसिक्स बनता है 12th के टॉपिक्स को समझने के लिए। So that is why there are some lessons in 11th standard which is very important. Your concept should be very clear so that whatever in 12th standard is there, you understand it very nicely. Okay, so I'll highlight those lessons. जैसे ये देखो, सबसे important है अपना cell structure and organization. Very important because this is about the structure of a cell, all the components of the cell, prokaryotic, eukaryotic, उसके सारे organelles, function, location, structure. Okay, this is very important not only for your 12th standard, ये पूरा बायोलॉजी करियर में चाहिए। बायोलॉजी के किसी भी ब्रांच में अगर हम करियर बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी है। ओके, दिस देन फॉलोड बाय इवन बायोमोलिक्यूल्स। ओके, बायोमोलिक्यूल्स इज स्लाइटली मोर व्हाट यू कैन से इंक्लाइन टुवर्ड्स केमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। ओके, तो बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्लांट्स के सेल्स, एनिमल्स के सेल्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनका केमिस्ट्री है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली इवन सेल डिवीजन, some part of this you have already learned in 10th standard, mitosis, meiosis, याद है? तो ये लेसन समझने में भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, बिकॉज 10th में इसका मैक्सिमम पार्ट पढ़ चुके हैं, बट इसका थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन जो है डिटेल्स में है वो यहाँ 11th में आएगा। ओके, इवन अभी 10th स्टैंडर्ड में यू हैड दैट लेसन ऑन एनिमल क्लासिफिकेशन, है ना? तो किंगडम एनिमल या इधर भी है, तो दिस विल बी इजी फॉर यू बिकॉज वही पूरा क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और डिटेल में। ओके, एंड स्पेशली इट विल बी इजी फॉर यू बिकॉज 10th में मैंने ही पढ़ा है, तो वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन डिटेल, तो यहाँ 11th में आसान हो जाएगा, है ना? ओके, गुड। देन आउट ऑफ ऑल द 16, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इन द सेंस बहुत सारे जो कंसेप्ट आते हैं वो अपना ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। एंड तुझे प्लांट्स का पसंद है राइट, तो ये लेसन तुझे बहुत मजा आएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, दिस एंड अपना किंगडम प्लांट।
किंगडम प्लांटे, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, ये हमने ना 9th स्टैंडर्ड में लिया था, याद है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हाँ वो उतना बड़ा बड़ा नाम ये था। तो अभी बस और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, बिकॉज तू भी थोड़ी बड़ी हो गई ना, इसके लिए। ठीक है, बट 9th में जो पढ़ा था वो थोड़ा बहुत याद है, तो यहाँ पर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किंगडम प्लांटे एंड हाँ किंगडम मैंने अपना एनिमल। नोट्स रखा है। वेरी गुड, मस्त। तो इजी हो जाएगा। तो किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया विल बी इजी फॉर यू। ओके, इट वोंट बी मच ट्रबलिंग। एंड ये दोनों, अगर ये किंगडम प्लांटे अगर अच्छे से समझ गया ना, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी अच्छा है। बस इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो लर्न करना। एंड मॉर्फोलॉजी के साथ साथ प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी भी आएगा। मतलब एक्चुअली टेक्स्ट बुक में द लेसन्स आर गिवन इन अ रिवर्स ऑर्डर, कि पहले टिश्यूज एंड एनाटॉमी बोले, बाद में मॉर्फोलॉजी बोले। बट वी विल डू इन अ डिफरेंट वे, हम लोग नॉट नेसेसरी कि वी विल गो इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, हम लोग आगे पिछले करेंगे, डजेंट मैटर, बिकॉज अभी कॉलेज शुरू होने के लिए भी टाइम है, तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे वी डोंट नो। तो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम शुरू कर देंगे उसके हिसाब से, है ना? तो whenever we will come to this topic, मॉर्फोलॉजी पहले करेंगे एंड देन टिश्यूज एंड एनाटॉमी करेंगे, तो उसका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगा। ओके, एंड जैसे प्लांट टिश्यूज है, उसी तरह से इवन एनिमल टिश्यूज आते हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, सो बोथ ऑफ देम वी विल डू वन बाय वन। ठीक है, एंड आउट ऑफ ऑल द 16 लेसन्स, अगर सपोज किसी लेसन को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देना है, ओके लाइक ऐसा समझ ले कि वो लेसन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज लेसन नंबर 11, जिसमें सिर्फ कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। ओके, वो कॉकरोच का ऑपरेशन करने के लिए। यस। ऑपरेशन इन द सेंस कॉकरोच का बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। तो सिर्फ कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी व्हाट? सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली कॉकरोच, वो पूरा इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है, तो वी विल डू इट, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो जरूर करेंगे, बिकॉज जितना पढ़ लोगे उतना ही अच्छा है ना? घर में कभी कॉकरोच नजर आया तो कुछ और नजरिए से भी देखना चाहिए ना उसको। राइट, तो दैट वी अभी इनिशियल हम नहीं करेंगे इसको, ये बाद में रखेंगे। ठीक है, बट एक्चुअली स्पीकिंग साइंटिफिकली ये ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस किया सिलेबस में? बिकॉज कॉकरोच यू नो वेरी वेल, इट्स अ लो, क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू उसको लोअर एनिमल में कंसिडर करते हैं, इट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, यू नो दैट, है ना? तो आर्थ्रोपोडा इज इन द अर्लियर टाइम्स ऑफ एवोल्यूशन, जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स पहले आए थे, एंड इसका एडवांस्ड वर्जन ह्यूमन बीइंग्स में, मोस्ट एडवांस्ड वर्जन। तो ये जब हम पढ़ते हैं ना, और इसके बाद फिर हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम लोग का काइंड ऑफ अ कोरिलेशन समझ में आता है कि अगर कॉकरोच में ब्रेन ऐसा डेवलप्ड है, तो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे? कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक दैट, सो व्हाट अबाउट इन ह्यूमन बीइंग्स? इसलिए ऐसा लेसन इंट्रोड्यूस किया। तो इट्स यहाँ पे कॉकरोच पॉइंट ऑफ व्यू है, बट why is that animal selected? Because that is the most abundant, okay, unnecessarily abundant, okay, and it is widely available, तो उसका स्टडी आसान है। ठीक है, फिर लेसन नंबर 12 एंड 13 इज बेस्ड ऑन प्लांट्स अगेन। फोटोसिंथेसिस, यू नो वेरी वेल, किसी प्लांट्स का ही प्रोसेस है, तो पूरा डिटेल्ड स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसका क्या रिएक्शंस हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पाथवेज एंड साइकिल्स टू स्टडी। ओके, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, एक एक स्टेप में अच्छे से समझाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड तुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है कि लाइक साइड बाय साइड पढ़ते रहना है करके। ठीक है, यू एनीवेज डू इट। तो मोस्ट ऑफ माय वर्क विल बिकम इजी बिकॉज इट इज यू, राइट? एंड रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर भी जरूरी है, बिकॉज इसका भी कुछ हिस्सा इफ यू रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, है ना? तो उसमें मैंने वो पाथवेज दिखाया था, याद है? 10th में नहीं पढ़ना था, बट मैंने दिखाया था, तो वो सब डिटेल अभी पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों लेसन में वो सब आएंगे। ठीक है, अभी कैसे है देखो, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, दोनों पाथवेज वाथवेज सब है, तो हम एक के बाद एक कंटिन्यूस नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल बी टू कंफ्यूजिंग। तो हम लोग अलग अलग वैरायटी वाले लेसन एक के बाद एक करेंगे, तो इट विल बी
it won't be too monotonous also for you. ठीक है. And the last 3 lessons ये ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके, तो इसमें जैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसका भी हम लोग काफी हिस्सा 10th में पढ़ चुके हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, उसके क्या पार्ट्स हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन. ओके, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, किडनीज का स्ट्रक्चर 10th में था ना. तो वो थोड़ा सा मिनी वर्जन था, ये पूरा डिटेल्ड वर्जन है. कंप्लीट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, ओनली बेस्ड ऑन ह्यूमन बीइंग. एंड लास्टली स्केलेटन एंड मूवमेंट. तो इंसान का हड्डी, इंसान के मसल्स एंड दोनों को यूज करके कैसे मूवमेंट वगैरह हो जाते हैं. राइट नाउ यू आर नॉडिंग योर हेड बिकॉज ऑफ स्केलेटन एंड मूवमेंट. ठीक है, तो लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, एंड बहुत कुछ डिटेल में सीखने को मिलेगा, बट ये सीखना जरूरी है. ओके, एंड आर यू प्लानिंग टू गिव नीट एग्जाम? नो, नहीं ना. मुझे वो मेडिकल वो फील्ड में नहीं जाना है इसलिए. ओके, नहीं मतलब कभी कभी क्या होता है कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसा रहता है, उसके लिए इफ यू वांट टू गिव यू कैन थिंक अबाउट इट. बाद में डिसाइड करना आराम से, 12th के टाइम पे देखती हूँ. सोचना. हाँ. उसमें क्या हो जाता है ना कि ऐसे एग्जाम में लाइक ठीक है, अगर नीट भी अगर नहीं देती है तो मैं उसका प्रैक्टिस वगैरह कराऊंगा तेरे से. आई विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टेस्ट एंड ऑल, तो एमसीक्यू वाले टेस्ट भी रखूंगा मैं नीट के ही पैटर्न का. ओके, तो वो प्रैक्टिस कर लोगी तो भी चलेगा. राइट, मतलब अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसे भी वेस्ट नहीं करना है एंड अननेसेसरी कंपटीशन भी नहीं बढ़ाना है, जिनको देना है उनके लिए, हाँ. है ना. नो प्रॉब्लम, इफ यू आर फोकस देन गो अहेड विद इट. राइट, बट कुछ बुक्स वगैरह मिलते हैं नीट के, आई थिंक टारगेट पब्लिकेशंस वगैरह. हाँ वो. हाँ, हाँ वो तो परचेस कर सकती है. यस, तो वो अगर बुक परचेस कर लेगी ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाँ. तो वो सॉल्व कर सकती है प्रैक्टिस से. मतलब मेरा बोलने का हाँ. ये है कि 11th 12th में जो एग्जाम्स होते हैं उसका पैटर्न ऐसा है कि ब्रीफ आंसर लॉन्ग आंसर लिखने का सब रहेगा, तो जनरली उसमें दिमाग ज्यादा नहीं चलते. राइट, तो नीट जैसे एमसीक्यू के क्वेश्चंस अगर तो करेगी ना, तो उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. तो आई विल टेक द प्रैक्टिस टेस्ट एंड ऑल अलोंग विद दैट, टारगेट पब्लिकेशन वगैरह लेके उसमें से भी कर सकती है. तो 11th हाँ. स्टैंडर्ड के लेसन्स का ओवरव्यू समझ में आ गया अच्छे से. हाँ. इंटरेस्टिंग. हाँ. यस, तो हम लोग सबसे बेसिक और सबसे इजी टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसमें बायोलॉजी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा. एंड वो है द फर्स्ट वन, लिविंग वर्ल्ड. छोटा लेसन है, नॉट मच, टेक्स्ट बुक में देखना 4-5 पेज के ही है. ठीक है, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स है जिनका मेरे पास पीपीटी बना हुआ है, तो आई विल टीच फ्रॉम दैट. ओके, कुछ और टॉपिक्स है जिनका पॉसिबल होगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा अगर मैं बना सकता हूँ तो आई विल मेक द पीपीटी, अदरवाइज हम टेक्स्ट बुक से ही डिस्कस करेंगे फिर. बट टेक्स्ट बुक है तो इसमें से स्क्रीन शेयर करके आई कैन डिस्कस. ओके, सो ड्यूरिंग माय सेशन यू जस्ट नीड टू कीप अ नोटबुक एंड पेन विथ यू, कि अगर कुछ तेरे को ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करना है, तो यू कैन राइट इट. ओके, एंड दूसरा मतलब यह है कि अभी देख 11th 12th और के जो बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं ना, देर आर लॉट ऑफ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़े बड़े टर्म्स आते हैं, एंड आंसर लिखते वक्त उन टर्म्स का यूज करना बहुत जरूरी है. 10th स्टैंडर्ड के टाइम पे नोटिस किया रहेगा वो चीज, है ना, कि आंसर मतलब एकदम ऐसा लेमन लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक आंसर होना चाहिए. तो फॉर दैट यू शुड बी लर्निंग ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स. तो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा, मैं हमेशा 11th 12th के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अ, अलग नोटबुक बना सकती है, और इफ यू कैन जस्ट कीप पेपर्स, फुल स्केप पेपर्स, तो फुल स्केप पेपर में लिखते जाने का, फाइल करते जाने का. तो नोटबुक में क्या हो जाएगा कि यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी पेजेस यू विल रिक्वायर, तो कभी कम ज्यादा हो गया. ओके, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. अल्टीमेटली नोटबुक चाहिए तो वो भी बना सकती है. तो फाइलिंग करेगी तो फाइल्स में पेपर जितना चाहिए उतना बढ़ाते चले जा सकती है. तो एक फाइल तो बना सकती है फॉर द इम्पोर्टेंट टर्म्स. ओके, दूसरा एक फाइल बना सकती है वेयर यू कैन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन. बस बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम है, इसने ये डिस्कवर किया, उसने ये इन्वेंट किया,
ओके, तो वो भी याद रखना जरूरी है। तो उसका पूरा जितना तो एक लिस्ट जैसा बना लेगी ना, या लेसन वाइज भी बनाएगी तो भी चलेगा, उतना फ्लेक्सिबिलिटी सब टू यू, बट मेक श्योर कि ऐसे एक लिस्ट बन जाए। ओके, तो वो याद रखने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। एंड थर्डली, एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस का एक अलग लिस्ट बना, जैसे पीटीसी फुल फॉर्म है प्लांट टिश्यू कल्चर, या डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक अलग से लिस्ट अपने पास रेडी करेगी ना, मतलब जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे, यू कैन जस्ट कीप ऑन मेकिंग दैट लिस्ट, तो तेरा खुद का पढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाए। ओके, ऐसे तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक सिर्फ एग्जाम्पल्स का अलग फाइल बना सकती है, तो एक एक टॉपिक और उसके सारे एग्जाम्पल्स, है ना, जैसे प्लांटे, एनिमेलिया, मॉर्फोलॉजी, कितने सारे एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें, यू कैन मेक अ कंप्लीट लिस्ट लाइक दैट। ओके, तो ऐसे अपना खुद का नोट्स बना। ओके, तो उसमें पढ़ने में मजा भी आएगा एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, एंड स्पेशली जहाँ पे साइंटिफिक नेम्स आएंगे, याद है ना। तो साइंटिफिक नेम्स याद रखने के लिए लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो स्पेलिंग्स भी करेक्ट आएंगे। ठीक है, सो गो हेड लाइक दैट एंड मेक योर ओन नोट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो जो मेरा पीपीटीज है या जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल रहेगा अलग से, तो आई विल गिव इट टू यू ऑल्सो। ओके, अपना गूगल क्लासरूम में यू आर देयर, तो मैं उसमें अपलोड करते जाऊंगा। ओके, एंड बीच बीच में जो भी प्रैक्टिस के टेस्ट वगैरह होंगे, एमसीक्यू या किसी भी तरह का टेस्ट होगा, दैट आई विल टेक इन द गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम में कुछ भी अगर मैं अपलोड करता हूँ तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ईमेल। ठीक है, या डेली एक दो बार गूगल क्लासरूम ओपन करके चेक करने का कुछ अपडेट आया है क्या, या ऐसे क्या ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उससे भी पता चल जाएगा। राइट, आई विल ऑल्सो मैसेज यू एनीवेज, बट उसमें भी देखते रहेंगे। ठीक है, सो दैट विल मेक थिंग्स कन्वीनियंट, एंड एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें हर तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल। व्हाट्सएप में तो यू कैन ऑलवेज मैसेज, कॉल तो एनी टाइम कर सकती है, बट गूगल क्लासरूम में मटेरियल्स पास ऑन करने के लिए अच्छा है। एंड मैं जब भी टेस्ट लूंगा, ओके, राइटिंग टेस्ट होगा, तो आंसर पेपर का पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे, वो भी गूगल क्लासरूम में ही करेंगे, तो वो व्हाट्सएप वगैरह करने का जरूरत नहीं है। राइट, सो दैट विल बी बेटर। ये लास्ट ईयर के पैंडेमिक में सब सीखने को मिला बहुत कुछ। इट्स गुड ना, सो वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। राइट, ओके, so let's begin with the first topic. Ready? That is the living world. ठीक है, तो जो जितने पीपीटीज मैंने बनाए हैं, आई हैव मेड दैट कीपिंग इन माइंड वॉट एवर इज देयर इन द टेक्स्ट बुक। ओके, बट उसके अलावा एज यू नो कि जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं इंक्लूड करता हूँ, राइट, विच इज रिलेवेंट, विच इज इम्पोर्टेंट, तो वो भी अच्छे से लर्न कर ले, है ना, एक्स्ट्रा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, तो फर्स्ट लेसन लिविंग वर्ल्ड हम शुरू करते हैं। ओके, एंड इट्स टू बेसिक, यू आर वेरी अवेयर अबाउट दिस, राइट, कि सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड अ नॉन लिविंग बीइंग, so that will be too childish for you, right, but still you can answer. Well, what is the difference between living and non living? Living being means जिंदा. Hey, come on, don't translate now. अभी दूसरा वर्ड बंगाली में बोलेगी। नहीं, लिविंग beings means which thing नहीं बोल सकती ना. This thing can live alive and non-living thing is doesn't alive. Neha, you have to work on your vocabulary, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये 11th 12th के टाइम पे ये भी अपना टाइम यूटिलाइज कर, and you know the content wise you don't have a problem, but the way you express, okay, orally जब आंसर करना है या पेपर पे जब लिखना है, तो the wordings have to be very correct. ओके, so that's why साइड बाय साइड ये भी अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर से बोल, लिविंग थिंग किसको बोलेंगे? इफ यू गेट अ 1 mark क्वेश्चन, सपोज व्हाट इज अ लिविंग थिंग, so what will you say?
The living thing is I think जो alive है wording नहीं मिल रहा अभी. That's what. Search for the right word. That's called command over language. That's very important. हिंदी में कैसे बोल दिया जिंदा है? ऐसे इंग्लिश में आने का. Alive. Better word. Just rephrase again. A living thing is a thing or an organism which add two more words to it. Which dash dash. Reproduce and Only reproduce. no wait. Reproduce and Living thing is a thing or an organism or a being which has life. Correct? okay. You were trying to tell the same thing, but this sounds better, which has life. Now, if you say reproduces and also, then you're not talking about other aspects. No? खाना भी खाना है, सांस भी लेना है, सर्कुलेशन भी करना है, एक्सपिरेशन भी है, एंड देन आफ्टर ऑल दिस कम्स रिप्रोडक्शन. तो ये सब चीज मिलाकर क्या बोल सकते हैं? लाइफ. Life. Because this is property, or these are the properties of only living beings. Getting it? Non-living things do not do all this. That's the simplest difference. Correct? So, yeah, ये जो lesson है ना, the living world. This is about all these basic topics. Okay, and some extra points are also there. बहुत सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. ओके, अभी जब हम बायोलॉजी करके बोलते हैं, so if you split up the word, what is the actual meaning of biology? Bio means life. Correct. Biology means study. Very good. So when you say biology, it is the study of life. Life. Okay, that's the simplest and easiest meaning. ठीक है. तो अब ये देखना क्या दिख रहा है स्क्रीन पे. अब कौन दिख रहा है स्क्रीन पे? Chimpanzee or stool. Correct. It's a chimpanzee and a stone. So I don't need to ask you which one is living and which one is non-living. Right? Correct. तो ये देखो. Yes. Okay, when you say living things and when you say non-living things, तो क्या बहुत सारे points आएंगे वैसे तो, but the major points. Okay, living thing will show growth from within. That is very important. If you just say shows growth, फिर भी वो incomplete है. Okay, because see, for example, you can take the example of sponge. Okay, sponge कैसा होता है? अगर मैं पानी में डालता हूँ उसको स्पॉन्ज को, तो वो ऐसे बढ़ जाते हैं. बट कैन यू कॉल इट ग्रोथ? नो. ओके, वो ग्रोथ नहीं होता है ना, बिकॉज वो बाहर से ग्रोथ हो रहा है, ऐड हो रहा है मटेरियल. ओके, इट्स लाइक सपोज माउंटेनस प्लेसेस में, कोल्ड रीजन्स में आइस का ब्लॉक अगर जब गिरता है तो वो बड़ा बड़ा होते चला जाता है, एवेलांच करके बोलते हैं. इट इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट कैन यू कॉल इट ग्रोथ? नो, बिकॉज वो ग्रोथ क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स आउटसाइड. बाहर से उसके ऊपर चीजें ऐड हो रहा है, वो बढ़ रहा है साइज में, तो उसको हम लोग ग्रोथ नहीं बोलेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखा है देखना. नॉन लिविंग थिंग्स दे शो ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस. Okay, but when it comes to living things, when you were born you were this much and now you are this much. तो कैसे हुआ है? बाहर से कुछ ऐड किया है? ईट मिट्टी पत्थर वगैरह डाल के? नहीं. Right? You have increased in size because what? Internally you have grown. That's called growth from within.
Okay, any animal, any plant you take, when it is just born, it is small in size, then it increases, but it is increasing internally. ये specific point याद रखना. Otherwise अभी तक हम क्या बोलते थे, living things they grow, non living things do not grow. ऐसा नहीं होता है ना. This is the correct word to say. Okay, कि living things they grow from within. From within important है. Non living things grow by accumulation. Accumulation मतलब addition of material. ठीक है. First point is clear. Okay, second point, living things they reproduce. ठीक है, that is very common point. So method of reproduction can be very different from one organism to another. amoeba का अलग है, इंसानों का अलग है, right? So it reproduce either asexually or sexually, but there are some organisms or living things which do not reproduce. They are living things but they do not reproduce. Okay, जैसे hybrid organisms. What do you mean by hybrid? वो दो एनिमल्स को मिक्स करके अलग, जो हाइब्रिड मतलब दो कॉन्टिनेंट के एनिमल्स. मिक्स नहीं, मिक्स मतलब ऐसा लग रहा है कि एक एनिमल लिया, दूसरा एनिमल लिया, मिक्सर ब्लेंडर में डाल दिया, घुमा दिया, है ना, उसको हम लोग हाइब्रिड नहीं बोलेंगे, राइट? एंड व्हाई ओनली एनिमल्स? हाइब्रिड कैन बी प्लांट्स आल्सो. हाँ, So और it is माइक्रो organism. तो करेक्ट वर्ड होगा ऑर्गेनिज्म. तो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म मतलब organism produced as a result of combination of genes from two different groups of organisms. उसको बोलते हैं हाइब्रिड. So either two different plants, two different animals, then it's called hybrid. But plant or animal नहीं बोलेंगे obviously. Okay, that will be too much. ठीक है. So hybrids जो है they don't reproduce. Okay, naturally produced hybrids because nature generally does not prefer hybridization to take place. Okay, nature does not prefer hybridization. The reason is because if the hybrids are encouraged, अभी पूरे अर्थ में अगर देखेंगे, बायोस्फीयर में देखेंगे, so all types of organisms are living together. Okay, there's a mango tree, next to that there can be a chiku tree, but do they naturally produce a hybrid? नहीं. चिक मैंगो करके कुछ आता है कि अलग से नहीं होता. Okay, so this does not happen. A mango tree will always reproduce with another mango. Okay, a dog will always reproduce with a dog. Okay, suddenly a dog will not have any romantic tendencies towards a cat. Getting it? Otherwise the reproduction will be too confused. मतलब nature में अगर सब random reproduction करने लग गए तो it will be too confusing and chaos. Okay, biologically when you say a species, it is ultimately in the genes. तो नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म को ये सिखा के रखा हुआ है या उसके जीन्स में ये बना के रखा है कि whenever the reproduction has to take place, it has to be with the same species. If the same species is not available, then the organism won't reproduce. But as an option, it won't go for another organism. That is very important. ये reproduction का underlining principle है. Okay. Otherwise, अगर ये नहीं होता, suppose ये प्रिंसिपल नहीं होता, तो इमेजिन द कंफ्यूजन दैट वुड हैव बीन क्रिएटेड इन नेचर कि हर बार अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग हाइब्रिड्स, दैट वुड हैव बीन ड्रास्टिक. तो नेचर ने हर एक स्पीशीज का इंटीग्रिटी को मेंटेन किया हुआ है. दैट इज व्हाई बाय चांस कभी अगर ऐसे हाइब्रिड बन जाते हैं या आर्टिफिशियली व्हेन ह्यूमन बीइंग्स मेक इट, देयर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इज नॉट प्रॉपर. ओके, अदरवाइज वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो ऐसे आसानी से नए स्पीशीज बन जाएंगे ना. तो मैंगोज वो सब के बनानास के जो हाइब्रिड्स है वो भी नहीं, तो मतलब वो पहले ही बन जाते हैं, जो रिप्रोड्यूस नेचुरली नहीं बने होते. हुए दे आर केपेबल. एंड वो जो है सी मैंगो वगैरह के जो हम हाइब्रिड्स बनाते हैं वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं.
in different research institutes we make those commercial varieties and all by hybridization. So if you introduce those varieties in the nature, वो reproduce नहीं कर पाएंगे. जैसे इवन एनिमल्स में भी देखना, जो पेट डॉग्स होते हैं, कितने ब्रीड्स है डॉग्स के, सब डॉग्स ही है अल्टीमेटली, बट कितने ब्रीड्स है, कुछ इतने इतने से डॉग होते हैं, कितने बड़े बड़े भी होते हैं, राइट, एंड दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट द एक्चुअल नेचुरल डॉग्स आर द वंस यू फाइंड इन द स्ट्रीट. ओके, ये जो पेट डॉग्स के अलग अलग ब्रीड्स हम बनाते हैं ना बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग, if you introduce them in the nature along with the stray dogs, they won't survive. इसलिए reproduction is strictly for the species which are naturally produced. And उसमें भी naturally कभी कभी hybrid ऐसे हो जाते हैं. There are different ways in which the hybrids are prevented, but if the hybrids are produced, they are not allowed to reproduce further. Okay, so hybrids, and then दूसरा आता है sterile और worker bees, जो honey bees होते हैं. हनी बीज के अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं. देयर इज अ क्वीन, देयर आर वर्कर्स, है ना. तो उसमें जो वर्कर बीज होते थे आर फीमेल्स, बट दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बिकॉज उनको अपना ड्यूटी असॉर्टेड है ना, कि अपना बी हाइव का ध्यान रखना है, लार्वे का ध्यान रखना है, खाना पकड़ के लाना है. सो दे आर नॉट अलाउड टू रिप्रोड्यूस. ओके, तो देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें एक ही फीमेल फर्टाइल बी होती है, वो है क्वीन. क्वीन. ओके, एंड बाकी जो वर्कर्स है, सोल्जर्स है, नर्सेस है, क्लीनर्स है, इनका जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स. ओके, तो दे आर ऑल फीमेल्स बट दे आर स्टेराइल, दे डोंट रिप्रोड्यूस. एंड दूसरा एक ग्रुप होता है जो मेल्स होते हैं एंड दे आर फर्टाइल, उनको बोलते हैं ड्रोन. ओके, so drone and the queen will mate, the eggs will be given out, eggs will hatch, and when the eggs will hatch, उसमें से majority of them will turn into sterile female workers, so they don't reproduce. Amazing organization. Okay, तो हनी बीज का सब ये पढ़ने में मजा ही अलग है. Right, that's a different study. So reproduction, when you say in living things, अभी तक हम living things के लिए क्या बोलते थे? Living things reproduce, non-living things do not reproduce. So that point is correct, but now you should be aware about it in more detail. The living things reproduce, but there are exceptions. Okay, and non-living things में वही point है, they do not reproduce. There is no non-living thing on the earth that will reproduce. ये fixed है, ठीक है? Then living things perform metabolic activities. You know the meaning of metabolic activities. What is the meaning of the word metabolism? That's a very important key word in biology. मेटाबॉलिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है? याद नहीं आ रहा सर. बोलो. याद नहीं आ रहा. See, metabolism consists of two words. Okay, कौन से दो वर्ड्स होते हैं? मेटा. नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं. एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, पता है? एनाबॉलिज्म का मतलब है एनी प्रोसेस taking place inside a cell which is a constructive or a productive one. Anabolism means a constructive or a productive process or a manufacturing process भी बोल सकते हैं. ओके, जैसे रॉ मटेरियल्स को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनते हैं सेल के अंदर,
then it is anabolism. ओके एनाबोलिज्म का एग्जांपल होगा फोटोसिंथेसिस, बिकॉज रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये सब यूज करके व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, ग्लूकोज, करेक्ट। जस्ट अ मिनट, मुझे एक मेल आया है जरा। Okay, so anabolism means a constructive or a manufacturing process. Okay, example is photosynthesis. Similarly, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. Catabolism is the opposite of anabolism. Okay, catabolism मतलब destructive process or a breakdown process. Okay, any bigger compound is broken down or destroyed, okay, in order to give rise to small compounds. इसका एग्जांपल होगा रेस्पिरेशन, याद है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, यू गेट कार्बन प्रोटीन का डाइऑक्साइड. अमीनो एसिड. करेक्ट, वेरी गुड. डाइजेशन बोल सकते हैं, दैट इज कैटाबॉलिज्म. ठीक है. सो इन एनी लिविंग सेल, एक लिविंग सेल के अंदर एट एनी गिवन टाइम, ओके, एट एनी गिवन टाइम हर एक अलग अलग ऑर्गेनल के अंदर या तो एनाबॉलिज्म चल रहा है या तो कैटाबॉलिज्म चल रहा है. इट्स लाइक अ बिग फैक्ट्री, सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, तो टुगेदर वी कॉल इट मेटाबॉलिज्म. So a living cell is functioning or it is working. So we say that there are metabolic activities taking place in the living cell. That is called metabolism. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि living things they perform metabolic activities. Okay, and non-living things there are no metabolic activities because cells ही नहीं है तो metabolism कहाँ से होगा? Correct. So can you tell me non-living things what are they made up of? When you say living things are made up of cells. Sorry, living, non-living ना. Living things are made up of cells, so non-living things are made up of Soil, minerals. all non-living things are made up of soil. No. अगर एक one word में बोलना है कि non-living things are made up of what, so what can you say? Matter. अरे वाह, very perfect. We call it matter because elements, compounds सब रहते हैं ना उसमें, atoms and molecules. See, ultimately if you see living things का भी वही है. Okay, because when you say cells, cells are also made up of certain chemicals. बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो भी अल्टीमेटली एटम्स के ही बने होते हैं. इफ यू से द सेल वॉल फॉर एग्जांपल,
तो सेल्यूलोज का बना हुआ है तो वो भी मॉलिक्यूल है, उसमें भी ग्लूकोज है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज है, राइट? बट द मैटर इन लिविंग थिंग्स इज डिफरेंट, नॉन लिविंग थिंग्स इज डिफरेंट. Okay, and ultimately living things contain something called nucleic acids, and they are able to function on their own, which non-living things cannot do. Okay, next point. Living things, they show irritability and response to the environment. Okay, that means irritability and response to environment means what? Whatever is there in the surroundings, living things are influenced by it. Okay, मतलब अभी जैसे बाहर गर्मी हो गया, so there is a change in the temperature, we get affected, so we modify our lifestyle accordingly. We cannot change the environment. Whatever is there in the environment, we have to adjust to it. Okay, so we change our diet plans accordingly, we have more of water. Okay, the clothing, the clothes that we wear will change according to the climate. Okay, similarly other organisms will also show that change. That's why you can understand the difference between a camel and a polar bear. है ना, एक कैमल को अगर मैं एकदम हिमालयस में जाके छोड़ के आता हूँ तो विल इट सर्वाइव? नहीं. पोलार बेयर को अगर मैं राजस्थान के डेजर्ट में छोड़ दूंगा, पगला जाएगा. सेम वे फॉर प्लांट्स आल्सो, राइट? अगर मैं कोकोनट ट्री बोलता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन यू विल गेट इट. ओके, सैंडी सॉइल, सी कोस्ट या आइलैंड्स, करेक्ट? तो कैन आई एक्सपेक्ट अ कोकोनट ट्री इन द हाई अप इन द माउंटेन्स? नहीं मिलेगा, है ना. सिमिलरली एप्पल ट्री और अ पाइन ट्री you'll find in cold places. तो सबका अपना अपना एक एनवायरनमेंट होता है जहां वो एडजस्ट करके सेटल हो चुके हैं. ओके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो तो एडजस्ट कर सकते हैं, बट इफ देयर अ ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू एडजस्ट. ओके, इट्स लाइक इमेजिन एक कोई छोटा सा डार्क रूम है. ओके, एकदम डार्क रूम है एंड हैज नॉट बीन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सडनली मैंने रूम ओपन किया, सब कॉकरोचेस मजे मार रहे थे वहां पर. मैंने कमरा खोल दिया, टॉर्च मारा, व्हाट रिस्पॉन्स यू विल सी? सब इधर उधर भागने लगेंगे. उधर भागने लगे, एकदम से वो घबरा जाएंगे ना, समथिंग इज हैपनिंग. दैट मीन्स व्हाट? इट इज गेटिंग अफेक्टेड. एनवायरमेंट में कुछ हो रहा है जो वो अफेक्ट कर रहा है. गेटिंग इट? ओके, रास्ते में कोई स्ट्रे डॉग होगा, इफ यू गो टुवर्ड्स दैट डॉग एंड यू बेंड डाउन एज इफ यू आर पिकिंग अप अ स्टोन, पत्थर नहीं भी उठाएंगे, मारेंगे नहीं तो इट विल गेट अफेक्टेड, इट विल रन. गेटिंग इट? दैट मीन्स देयर इज सम रिस्पॉन्स. एक पॉटेड प्लांट है, मैंने विंडो पे रखा है, right? So after few days, you will see that the plant stem has bended towards one direction. It is growing outside. That means there is a response. So all living things will show irritability and a response to the environment. That's a very important concept. Non-living things do not have any such response. उसको हम irritability करके word बोलते हैं कि when an organism is influenced by the environment. Okay, and then very important, living things, they undergo aging followed by death. मतलब every living thing has got its own lifespan. करेक्ट? चाहे वो छोटे से छोटा अमीबा हो या बड़े से बड़ा ब्लू व्हेल या फिर कोई बड़ा ट्री, उसका अपना अपना लाइफ स्पैन होता है. एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इट विल स्टार्ट अंडरगोइंग एजिंग. यू नो व्हाट इज एजिंग? Correct? In case of human beings, a small baby, then an infant, okay, then a, you can say, teenager like you, right? Followed by an adult and a middle-aged person, then an old person. So your differences are there. Okay, non-living things do not have any such lifespan or something. अभी पत्थर है, उसका क्या लाइफ स्पैन? राइट? हजारों साल पहले भी था, आज भी वही पत्थर है.
राइट, इट कैन ओनली ब्रेक डाउन फिजिकली, ओके, या कुछ और हो सकता है उसका, बट लाइफ स्पैन करके नहीं पढ़नी है उसको, ठीक है। तो दीज आर द मेजर पॉइंट। इनके अलावा वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लाइक इट विल रिक्वायर न्यूट्रिशन, इट डजंट रिक्वायर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, नो एक्सक्रीशन, ओके, ऑल these points can also be there, इसके तो लंबा लिस्ट बना सकते हैं, but the major ones which are slightly new that has been introduced over here, ठीक है। ये टर्म समझ में आ गया सब अच्छे से, ओके। नाउ the principles of life, okay, principles of life means what? Important principles है life के। See here we are using the word life, that means any living organism, correct, it's not only human beings। तो principles of life में सबसे पहला पॉइंट आएगा मेटाबॉलिज्म, ओके। जैसे अभी हमने देखा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ओके, तो मेटाबॉलिज्म, तो एनी लाइफ, ओके, एनी लाइफ हैज गॉट इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, इवन दिस कोविड-19 वायरस, इसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम है ना। ओके, बट एक्चुअली वायरस जो है ये लिविंग थिंग भी नहीं बोल पा रहे, दिस इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज ये वायरस जब इंसान के अंदर है, होस्ट के अंदर है, तो वो लिविंग है, जब ये होस्ट से बाहर आ जाता है तो इट जस्ट अ पार्टिकल, ओके। इसलिए तो अब ये जैसे पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो प्रिकॉशंस में क्या बोलते हैं, कीप वॉशिंग योर हैंड्स विद सैनिटाइजर और सोप। तो सैनिटाइजर या हैंड वॉश जो सोप वगैरह है, ये क्या करते हैं, वायरस का पार्टिकल रहता है हवा में, वो पार्टिकल कहीं से आके अपने स्किन पे बैठ गया, तो टिल दैट टाइम इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट अगर वो अंदर जा पाया तो वो लिविंग बन जाएगा। तो वो अंदर नहीं जाए, बाहर से ऐसे जस्ट निकल जाए मिट्टी की तरह, तो हैंड वॉश सैनिटाइजर कैन जस्ट रिमूव एंड किल दैट, ये उसका प्रॉपर्टी है। तो वो वायरस वाला स्टोरी अलग ही है, बट अदर देन दैट ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल हैव दिस प्रिंसिपल और मेटाबॉलिज्म, ओके। सिमिलरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, ग्रोथ मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रोथ? growing nature of life. Do you think that's a proper answer? Increase of अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रोथ, तो क्या बोलेंगे? develop development of. डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट वर्ड। Okay, हाँ। दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग है। तो फिर सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रोथ? एंड स्पेशली बायोलॉजी में ऐसे ही होता है, जब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर नहीं आता है। हाँ। Growth simply means increase in the size and the mass of the organism. Correct? मुझे वही आ रहा था, इंक्रीज वो बोल ही रही थी। Increase in the size or the mass of an organism due to cell division. Getting it? लिख ले, ग्रोथ का मीनिंग लिख। इसलिए आंसर्स को पूरा अपने वर्ड्स में लिखने का वो सब अच्छे से सीखा, प्रैक्टिस कर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
increase in the size or the mass of organisms as a result of cell division. ठीक है, अभी बता डेवलपमेंट क्या है? यस, ये दोनों वर्ड्स को हम साथ में ही बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, और यू कैन हाँ, से स्पेशलाइजेशन या मैच्योरिटी. ये as and when the organism grows, it's not just an increase in the size, correct? The organism is also becoming more mature or more capable. That is called development. Okay, तो ये क्या है? I mean कौन है? बेबी। Baby, very good. And what is happening to the baby after some time? ग्रोथ एंड Growth हो रहा है. डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों हो रहे हैं, बराबर ना? बिकॉज ग्रोथ मतलब साइज में बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट मतलब ये बहुत मैच्योर हो रहा है. जो काम ये इंसान, बड़ा इंसान कर सकता है, वो बेबी नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा. ओके, देन एजिंग, correct? After a certain age, after a certain period of time, okay, it will depend from one species to another, है ना? अभी जैसे डॉग जैसे एनिमल हो गया तो उसका कुछ साल का ही लाइफ स्पैन होता है, maybe 15 years or something, but in a human being it is more, 80 plus, 90 plus, natural. Okay, unless and until there is something abnormal, वो अलग बात है, naturally. But if you talk about an animal like elephant, it has got a very long lifespan, 80 years or something, correct? Then even tortoises, सबसे बड़ा लाइफ स्पैन होता है, the giant tortoise. बनियान ट्री भी ना? banyan tree, yes, banyan tree, बनियान नहीं बोलते. okay, yes. तो ट्रीज में जो होते हैं उसका लाइफ स्पैन और भी ज्यादा होता है. ओके, अभी वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट ट्री एक ब्रिसल कोन पाइन करके नाम है उसका. इट इज रिपोर्टेड कि वो मोर देन 6,000 ईयर्स ओल्ड है, 6 to 7,000 ईयर्स. So there are organisms which can live even up to that age. So it will depend from one organism to another. Okay, then reproduction, correct? Whether it is animals, whether it is plants, whether it is microorganisms, reproduction is the common property. Okay, there is no other way that a new organism can be produced. किसी इंडिविजुअल को डाउनलोड नहीं कर सकते, करेक्ट? क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन. नेचुरली जो होता है दैट इज ओनली रिप्रोडक्शन, राइट? देन यू नो द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? नेक्स्ट, डेथ, एजिंग फॉलोड बाय डेथ. तो बायोलॉजिकली हाउ विल यू एक्सप्लेन व्हाट इज डेथ? बायोलॉजिकली डेथ मतलब क्या? इन एन ऑर्गेनिज्म system, when all the organ systems in an organism they stop functioning. When they are, when all the cells, all the tissues, all the organs and their organ system, they stop functioning and it is not possible to revive them again, then it is called death. Okay, so death is a one time phenomenon and that is the end of the organism. Okay, and then next is response to environment. Okay, any organism, it is affected by the environment. Environment in the sense all the factors in the environment, light, water, temperature, heat. Okay, so many factors are there, in सबसे affect होता है, including human beings, right? So these 6 points are the main principles of life. You agree with that? Okay, समझा अच्छे से? Good. अब देख, something called biodiversity. अब इसके बारे में हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, if you remember. एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो लेसन था,
Correct. What is the meaning of the word biodiversity? Various types of species Okay, the living on different Earth. variety. No, different variety or the types, as you said, different varieties of species on the earth. That's the correct word. Okay, species या life forms, because when you say diversity, see, सबसे ज्यादा हम diversity species को ही बोलते हैं, but there are 3 levels of biodiversity. You remember that 10th में था. Which are the 3 levels? Species diversity Hmm. और plants. No. No plants. Levels. One is species diversity. Which are the other two? Genetic diversity and हाँ, genetic. ecosystem diversity. याद है ना? So biodiversity operates at 3 levels. Okay, genetic, ecosystem and species diversity. सबसे commonly understood जो है वो species diversity है. So that is the one which is visible. Okay, what is the meaning of genetic diversity? Variation of genetic. मतलब it is within the species or between different species? Within the species. It is mainly within, but obviously between species also. जैसे if you say human being is one species, Homo sapiens. But if you see human beings from different parts of the earth, there are a lot of variations. You compare an African with a Chinese, both are human beings, but you know how different they are. That is because of the genes. Correct. Similarly, you compare a Gujarati with a Bengali. There are differences because it is in the genes. Correct. So ये within species जो diversity, अभी sometime back we spoke about the breeds of dogs. Correct. Or the different varieties of mango. They're all because of genetic diversity. Okay. When you say ecosystem diversity, that means between different ecosystems, freshwater ecosystem, marine ecosystem. So there are some fishes which you get only in fresh water. They cannot survive in marine water and vice versa. Okay, तो सबका अपना अपना इकोसिस्टम के हिसाब से डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है. तो बायोडाइवर्सिटी इज एट ऑल सच लेवल्स. ठीक है. So when you say biodiversity, what is the global status? Okay, अभी हम देख रहे हैं कि कितने सारे स्पीशीज हैं नेचर में, राइट? एंड ग्लोबल स्टेटस का मतलब है कि एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज द एक्चुअल डाइवर्सिटी. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम याद रख सकते हैं. ओके, जैसे ये देख, अप्रोक्सीमेटली what is the total number of species which is estimated to be present on the earth? That is around 8.7 million. Okay, we are still not sure about the exact number of species because कुछ नए species discover होते रहते हैं, कुछ species है जो extinct हो जाते हैं. Correct. So the number can change. So approximately it is in the range of 8.7 million species on the earth. You can imagine कितना सारा है कि नहीं. अभी ये पैंडेमिक में कोविड-19 के बारे में भी यू मस्ट बी रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स, न्यू वेरिएंट्स आर कमिंग अप या म्यूटेंट्स आ रहे हैं. राइट, तो कैन यू कॉल इट डिफरेंट स्पीशीज? Variant. Different. कैन यू कॉल इट डिफरेंट स्पीशीज? No. इट्स द सेम Same स्पीशीज species. बट अलग वैरायटीज. जैसे हाफोज, दशहरे, लंगड़ा वगैरह हो गया वैसे कोविड-19 की वैरायटी. ओके, रॉन्ग वो ब्लैक कंपैरिजन बट यू कैन फंगस, वाइट फंगस का भी वैरायटी आ गया ना. बहुत आ गया, क्या बताया, क्रीम फंगस आ गया, पता नहीं. दैट इज वेरी डेंजरस, सीरियसली. नेचर कुछ भी कर सकते हैं है ना. So that is the global status. So there are
For example, more than 20,000 species of only ants on the earth. हम लोग एंट बोलते तो बस एक चींटी मूंगी वगैरह बोल देते, और उसके 20,000 से ज्यादा वैरायटीज है। कितने सारे टाइप्स है, सीधे छोटे से लेकर बड़ा तक, राइट। वी डोंट सी ऑल ऑफ देम अराउंड अस बिकॉज सबका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। जैसे अफ्रीका के फायर एंट्स करके बहुत फेमस है, देयर स्टिंग इज वेरी शार्प। एंट्स जो है वो जब काटते हैं तो उनका स्टिंग रिलीज करते हैं वो, ओके। तो स्टिंग कैन बी वेरी पॉइजनस, समटाइम्स दे आर डेडली, दे आर फेटल, ऐसे भी एंट्स होते हैं, ओके। सो ओनली 20,000 से ज्यादा सिर्फ एंट्स के स्पीशीज है। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है। कारपेंटर एंट है ना, ये क्या लिखा है, पेवमेंट एंट, ओके, क्रेजी एंट ऐसे अलग अलग नाम है, ओके। तो यू कैन टेक अ लुक एट दैट एंड यू कैन रीड मोर अबाउट ऑल दिस, ठीक है। देन दूसरा एग्जांपल ये क्या है, बीटल। यस। तो ये देखना, ये भी देखा रहेगा बहुत बार, इसके भी कितने वैरायटीज होते हैं, देयर आर हाँ 3 lakh species of only beetles, imagine, ओके। बीटल्स के 3 लाख स्पीशीज है, इमेजिन एवोल्यूशन में कितना डेवलप हो रहा है। तो दीज आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ ओनली एवोल्यूशन, करेक्ट। तो बीटल्स के बहुत वैरायटीज है, छोटे छोटे, बड़े बड़े, लंबे, नाटे, छोटे मोटे, काटे, सब, ओके। सो देयर आर 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, ओके। दीज आर सम फ्यू एग्जांपल। अभी बीटल एक स्पीशीज हो गया, उसके इतने टाइप। अभी पूरे अर्थ में सारे ऑर्गेनिजम्स का कंसीडर किया तो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, राइट। ये देख, यू नो ऑर्किड्स, ऑर्किड फ्लावर्स होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट शॉप में नाम बुके वगैरह में सुना है। मिलते हैं, यस। सी दिस, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं ये, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, हाँ okay, they produce the flowers and there are so many different types, but they are mostly parasites, not parasites, sorry, epiphytes होते हैं, okay। and ये देख, अलग अलग टाइप का ऑर्किड्स, okay। some of them are found in the western ghats, some of them are found in the eastern himalayas, okay। इंडिया में सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ऑर्किड्स है। इवन इफ यू गो तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो ये ईस्टर्न हिमालयस में, ओके। इफ यू गो टूवर्ड्स आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहां पर इसका बहुत डाइवर्सिटी ऑर्किड्स का, ओके। सो अंडरस्टूड, ये 3 एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। देन ये देख, अकॉर्डिंग टू IUCN इन 2014, IUCN क्या है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, यू रिमेंबर IUCN, आई से इंटर हाँ आई से इंटरनेशनल है। U for यूनियन। very good, International Union for, ई फॉर C for conservation, सेंट्रल कंजर्वेशन conservation, नेचर International Union for conservation of nature and natural resources, कंजर्वेशन नेचर। that's called IUCN, ठीक है। ये फुल फॉर्म लिख ले IUCN का, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,
स्नेहा जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 minutes. एक important mail है, just revert ओके back. Okay? Yes. हाँ Sorry, there was some urgent work in between. Okay, like 10:30 तक करेंगे ना for now? It's 10:15. Right now we can keep it for 1.5 hours. ओके Correct? तो थोड़ा थोड़ा फिर बाद में एकदम से एक साथ ज़्यादा burden नहीं चाहिए, right? Yeah. So you understood the full form IUCN का लिखा? Okay. So according to the IUCN, now you know very well that is an international organization which is taking care of maintaining a record of the number of species of all different types present on the earth. Correct? So from everywhere it will get the data. वो अपना database को update करते हैं. Correct? And then it keeps on changing. And the IUCN is the one which maintains even that Red Data Book, RDB. You know RDB, Red Data Book? 10th में था शायद, It was there, डू yes. यू नो करके। Correct, correct. RDP, Red Data Book, is the book that is maintaining the list of the endangered species and all different types of threatened categories. जो critically endangered होते हैं, endangered है, vulnerable, rare, okay, ऐसे अलग अलग categories होते हैं. तो which species falls into which category, ऐसे करके पूरा एक list है वो. That is all given in the RDB, Red Data Book. तो RDB, Red Data Book, ये लिख लें. ठीक है. Then ओके अभी इन दिस लेसन ना टेक्स्ट बुक में अगर देखेगी 11th के तो छोटे छोटे करके अलग अलग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया. तो वही अपने को यहाँ पर भी थोड़ा सा डिटेल में सीख लेते हैं. ठीक है. जैसे अभी एक आ रहा है हर्बेरियम. यू नो व्हाट इज हर्बेरियम? नहीं सुना है ना? हर्बेरियम अभी नाम से पता चलता है हर्ब मतलब इट इज एसोसिएटेड विद प्लांट्स. ओके दिस इज नॉट फॉर एनिमल्स. तो हर्बेरियम जो है इट्स लाइक at various places on the earth you will come across different species of plants. Okay, so if I want to maintain a record by preserving the plant species, अभी सारे plants को पूरा पूरा preserve नहीं कर सकते. There are big trees and all, you cannot get the entire big tree and keep it somewhere, but उसका कुछ part है. So the correct way to preserve that would be in the form of twigs. कि एक ऐसा branch का टुकड़ा लिया जिसमें leaves है, okay, branching pattern है, and there can be flowers, fruits, seeds or whatever is available, and उसका पूरा एक पोर्शन उसको मैं प्रिजर्व करके इस तरह के ड्राइंग शीट्स के ऊपर प्रेस करके रख सकता हूँ. ये जो शीट्स होते हैं देयर आर स्पेशलाइज्ड शीट्स. वो रोज फ्लावर को भी रखते हैं ना वैसे करेक्ट, कोई यस, कोई दैट्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल. स्कूल लेवल पे हम लोग बुक्स के अंदर रखते थे ना, ओके, एज अ मेमोरी और समथिंग, राइट. तो वो इमोशनल एस्पेक्ट हो गया. ओके यहाँ पर जो कर रहे हैं दिस इज फॉर साइंटिफिक एस्पेक्ट कि प्लांट्स को मुझे स्टडी करना है. तो सारे प्लांट स्पीशीज हर जगह हर टाइम नहीं मिलेगा. ओके तो कुछ स्पीशीज ऐसे मिल गए जिसको मुझे प्रिजर्व करना है. तो ऐसे हर्बेरियम शीट्स आते हैं विच आर लाइक ड्राइंग शीट्स. ओके उसके ऊपर प्रॉपर इसका भी एक अलग टेक्निक होता है. इस पे लोग करियर बनाते हैं. ओके हर्बेरियम पे बिकॉज हर्बेरियम जैसे लाइब्रेरी होता है वैसे हर्बेरियम का एक अलग बिल्डिंग होता है. इट्स अ ह्यूज प्लेस. ओके एंड अलग अलग कबर्ड्स रहेंगे एंड अलग अलग कबर्ड्स में अलग अलग शेल्फ्स एंड ड्रॉयर्स होंगे. So all the species are arranged inside according to family, according to genus, according to species. अभी सपोज मैं मुझे मैंगो प्लांट का हर्बेरियम देखना है किसी हर्बेरियम में जाकर. इट्स अ ह्यूज कलेक्शन. ओके अच्छा फॉर एग्जांपल सपोज यू गो टू अ लाइब्रेरी and suppose you want to refer to a book based on say biology. तो इतने बड़े लाइब्रेरी में यहाँ से लेकर वहां तक सारे शेल्फ्स चेक करेगी क्या? नहीं. वहां पे लेबलिंग रहेगा है ना. जैसे हाँ मैथ्स के हो गए, कॉमर्स का हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग सेक्शंस होंगे. तो इफ यू आर सर्चिंग फॉर बायोलॉजी तो मैथ्स वाले सेक्शन में जाएगी क्या?
नहीं, तो यू नो वेयर टू गो एंड सर्च। तो वहां पे एक शेल्फ में यू कैन सर्च कि चलो यहाँ मुझे बुक मिल गया। सेम वे अ हर्बेरियम इज ऑल्सो देयर। बड़ा बिल्डिंग होते हैं, अलग अलग कबर्ड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पेसिमेंस अवेलेबल इन दैट हर्बेरियम। ओके, अभी सपोज मुझे मैंगो प्लांट का देखना है, मैंजीफेरा इंडिका, करेक्ट? यू रिमेम्बर दैट, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, नहीं याद है? हाँ, ठीक है, एग्जांपल याद हाँ। रखो। ओके, मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है। तो अभी मैं हर्बेरियम में जाऊंगा तो मैंजीफेरा इंडिका बिलोंग्स टू अ फैमिली जिसका नाम है एनाकार्डिएसी। अभी याद नहीं रहेगा, जस्ट रिमेंबर एज एन एग्जांपल आई एम टेलिंग। तो ऐसे एनाकार्डिएसी है, वैसे बहुत सारे और फैमिलीज है, मैग्नोलिएसी, रैननक्यूलेसी, मालवेसी, सोलनेसी, क्रूसीफेरी, पामी, ये वो सब रहेगा। ओके, तो इफ आई गो टू हर्बेरियम, मैं पर्टिकुलर उस फैमिली के कबर्ड पे जाऊंगा, वहां मैंजीफेरा जीनस देखूंगा मैं। ओके, एंड इन मैंजीफेरा अलग अलग स्पीशीज रहेंगे। एक शेल्फ में मैंजीफेरा सिल्वेटिका रहेगा तो दूसरे शेल्फ में मैंजीफेरा इंडिका रहेगा। तो देन आई कैन रीच दैट एंड आई कैन टेक माई हर्बेरियम शीट। और इस तरह से उसके स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया रहता है। उसके ट्विक्स को प्रॉपरली ओपन करके चिपकाते हैं, या कभी कभी उसमें सीविंग आता है कि थ्रेड से सिला देते हैं उसके साथ। बट द क्वेश्चन इज कि ये शीट्स के ऊपर प्लांट मटेरियल को चिपकाया तो ये ज्यादा टाइम तक तो टिकेगा नहीं, प्लांट मटेरियल है, डिकम्पोज हो जाएगा। उसके लिए हर्बेरियम में क्या करते हैं, द मटेरियल्स शीट्स में रखने के बाद उसको फ्यूमिगेशन चेम्बर करके आते हैं। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक जैसा अपना माइक्रोवेव या ओवन टाइप रहता है ना, वैसा उसको फ्यूमिगेशन चेम्बर बोलते हैं। तो ये शीट्स को उसमें रख दिया जाता है। तो कुछ केमिकल्स का वेपर्स रहते हैं जिसपे कोटिंग लग जाते हैं, वो उसको प्रिवेंट करते हैं डिकम्पोज होने से। तो दैट्स वाई ऐसे हर्बेरियम में अगर हम जाते हैं तो इवन 100,000 साल पुराना स्पेसिमेन भी देखने को मिलेगा। दैट इज द टेक्निक। ओके, तो ये जो पर्सन है, ये नाम याद रखना है, हिज नेम इज लुक्का घिनी। ओके, नो कमेंट्स। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? इट इज ल्यूका, और लूका, वट एवर यू प्रोनाउंस, लूका हाँ। घिनी हाँ। वॉज द वन जिसने सबसे पहले ये हर्बेरियम का टेक्निक डेवलप किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गया। ओके, अभी बॉटनिस्ट के लिए, प्लांट साइंटिस्ट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इफ यू कम अक्रॉस सम प्लांट्स जो मुझे पूरे वर्ल्ड के लिए दिखा सकता हूँ मैं, तो आई कैन कलेक्ट द स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट, मेक इट अ हर्बेरियम एंड प्रिजर्व इट। ओके, बट इसका टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं कोई एक्सप्लोरेशन पे जा रहा हूँ, फील्ड विजिट पे, ठीक है, एंड सपोज माय फील्ड विजिट इज लास्टिंग फॉर से 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और मे बी मोर देन दैट। तो मुझे शुरुआत में ही सपोज कहीं पे कोई प्लांट स्पेसिमेन मिल गया जिसका मुझे हर्बेरियम बनाना, तो अभी मैं 3-4 महीने तक वो स्पेसिमेन को ऐसे ही अपने बैग में नहीं रख सकता हूँ। बाय द टाइम आई कम बैक एंड देन प्रिपेयर द हर्बेरियम, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो हर्बेरियम का टेक्निक हमें फील्ड पे कैसे बनाना है वो भी सीखना होता है, कि जैसे ही प्लांट मटेरियल मैंने कलेक्ट किया उधर का उधर ही मैं हर्बेरियम शीट पे रख रहा हूँ, ताकि बाय द टाइम आई रिटर्न बैक तो स्पेसिमेन इज प्रिजर्व। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, उसका बहुत प्रॉपर टेक्निक्स आते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्या आएगा हर्बेरियम का? इट इज अ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी मतलब कलेक्शन। ओके, अ डिपॉजिटरी और अ प्लेस where plant material is preserved. The important word is preserved, using various techniques and arranged in the sequence of an accepted system of classification. अभी जो प्लांट क्लासिफिकेशन है उसके बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ओके, जैसे हचिंसन सिस्टम, बेंथम एंड हुकर सिस्टम, एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम, बहुत सारे टाइप्स है। ओके, विल सी वन बाय वन। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन एक्सेप्टेड सिस्टम है यहाँ पर वो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम। तो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट। तो उस पर्टिकुलर साइट पे, उस पर्टिकुलर जगह में जो भी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है
उसके हिसाब से उसको अरेंज किया रहता है। ओके, टू फैसिलिटेट identification and nomenclature and preserve the record of the plants. Okay, so that any researcher, any student, अगर उसको ये particular plant species देखना है, तो one can open that species and you can study. या जैसे taxonomist, जो plant scientist होते हैं, वो plant species को identify करके उसका specimen बना के रखते हैं, जैसे herbarium बना के रखते हैं, तो we know कि particular species looks like this. तो सपोज आई गो समवेयर एंड मुझे उसी तरह का कोई स्पीशीज फील्ड पे नजर आ रहा है, ओके, सारे प्लांट्स को एकदम से पहचानना इट इज नॉट पॉसिबल, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, करेक्ट, कभी कभी फ्लावरिंग मिला, कभी नहीं मिला, यू डोंट नो। तो ये हर्बेरियम जो पहले का रिकॉर्डेड प्रिजर्व स्पेसिमेन है, दिस कैन बिकम अ गुड रेफरेंस कि अगर मुझे कोई दूसरा स्पीशीज, इसी तरह का स्पीशीज कहीं और देखने मिल रहे हैं, तो बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद द हर्बेरियम आई कैन कंफर्म कि हाँ ये वही स्पीशीज है। तो ऐसे बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये हर्बेरियम का डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है, याद रखना। ओके, एंड बायोलॉजी में यू नो वेरी वेल, डेफिनेशन या कोई थियरी या जो लॉ है, ओके, ये जैसे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज द वर्ड्स, ये एज इट इज लर्न करना। एनी थियरी और अ लॉ और अ डेफिनेशन शुड बी एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज ये प्रॉपरली वर्डिंग्स के साथ उसका मीनिंग को कन्वे करते हुए डेफिनेशन बना हुआ है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड वन। बाकी सारी चीजें अपने वर्ड्स में लिख सकते, अपने वर्ड्स मतलब इंग्लिश में, ठीक है, बट डेफिनेशन जो है वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये देख ऐसे, ये हर्बेरियम एग्जाम्पल। ओके, अभी जब हर्बेरियम बनाते हैं, जैसे मैंने बताया, पेपर के शीट के ऊपर इसको यू कैन सी जगह जगह पे ऐसे सिला हुआ है, ठीक है, ये देख, इट इज टाइड अप, एंड ये स्पेसिमेन में देख कितना पुराना है, ये पूरा उसका इन्फ्लोरेसेंस है, उसके फ्लावर्स, तो उसका स्टेम, उसके लीव्स, उसके फ्लावर सब दिख रहे हैं। ऐसा ओपन करके, ऐसे जस्ट रैंडमली प्रेस नहीं करते, ऐसा ओपन करके लगाना होता है कि सारे फीचर्स क्लियर दिख जाए। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने कोई पर्टिकुलर स्पीशीज लाया, उसको पेपर पे चिपका दिया, बट उसका इंफॉर्मेशन भी साथ में रखना जरूरी है ना, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस हर्बेरियम। तो यू कैन सी यहाँ पे लेबल है, देख, उसको हर्बेरियम का लेबल बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी कि स्पीशीज कहाँ पे मिला, okay, simply name of the plant, location, the date, the one who collected the species, okay, then what was the time of the year, because season भी समझ में आता है ना, अप्रैल में अगर ये स्पीशीज मिल रहा है तो फ्लावर मिल रहे हैं, दिसंबर में देखो तो नहीं मिलेगा, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो ऐसे करके सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो आगे कभी भी कोई रेफर करेंगे तो उसको सब पता चलेगा ये पढ़ के, सीधे। ओके, एंड यू कैन सी वन मोर थिंग, ये सेकंड वाले फोटो में देखो, ये प्लांट स्पीशीज हाँ, है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे दूसरा, सी, यस, कभी कभी ना कुछ प्लांट स्पीशीज के साथ, कभी कभी व्हेन यू गो टू द फील्ड, तो प्लांट्स के नीचे नीचे जमीन पे पड़े हुए उसके सीड्स या ऐसा कुछ मिलेंगे, तो वो अभी राउंड सीड्स होंगे, ऐसा कुछ मटेरियल होगा जो मैं इसमें शीट पे चिपका नहीं सकता हूँ या सिला नहीं सकता हूँ मैं, बट आई हैव टू प्रिजर्व देम कि उसके सीड ऐसे दिखते हैं फिर। तो हर्बेरियम शीट के साथ इस तरह का छोटा सा एक एनवेलप या पाउच जैसा बना हुआ रहता है, तो अभी सीड वगैरह ड्राई रहता है, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और नहीं वैसे हम लोग फ्यूमिगेशन भी कर रहे हैं, तो इस तरह के एनवेलप या पाउच के अंदर वो मटेरियल डाल देते हैं। ओके, तो हर्बेरियम शीट कंटेनिंग अ पेपर पैकेट विद द सीड्स, और इस तरह का कोई भी मटेरियल जो हम शीट में चिपका नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो एडेड वेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, समझा अच्छी तरह से, ये हर्बेरियम लेबल है देख, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस है लेबल का। अप्रोक्सीमेट साइज इज अराउंड 4.5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर, दैट शुड बी इनफ टू इंक्लूड ऑल द डिटेल्स। थोड़ा आगे पीछे कर लिया तो इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक और समथिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी कैन मॉडिफाई।
करेक्ट, ये सारे डिटेल्स उसमें आने चाहिए। कभी कभी हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि वहां पर बॉटेनिकल नेम वगैरह नहीं पता चलते हैं, लाइक जैसे प्लांट के बारे में वहाँ के गांव वालों से पूछते हैं कि कौन सा प्लांट है, तो गांव वालों को पता होते हैं, वो मे बी उसको मेडिसिनल यूज या किसी के लिए यूज करते होंगे, बट दे विल बी नोइंग देयर लोकल नेम ना। जब मैं अपने पीएचडी के काम के लिए उड़ीसा में था, तो ये बड़ा दिक्कत हो गया। वहां जो भी मैं लोगों को नाम पूछ रहा था, सब ओडिया बंगाली में बोल रहे थे, एंड आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट इट। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि इवन इफ यू कम अक्रॉस एनी लोकल नेम या वर्नाक्युलर नेम, वो भी नोट डाउन करना था। देयर कैन बी सम डेटाबेस और सच इंफॉर्मेशन इन विच यू विल बी एबल टू गेट दीज डिटेल्स। ओके, या कभी कभी ऐसे वर्नाक्युलर नेम होते हैं जो बाकी किसी को नहीं पता होता है, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चलता है ना, वो भी नोट डाउन करना। गेटिंग इट? तो ऑल द डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन द लेबल। या इवन कुछ डिस्क्रिप्शन या कुछ रिमार्क्स है जो उस प्लांट में मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, तो कोई पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर नहीं आएगा, रिमार्क्स करके लिखना है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड व्हेन यू मेक द लेबल। ठीक है, तो अभी देख ये एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन वी कैन स्टॉप फॉर टुडे, है ना। कि अभी हर्बेरियम कौन से एग्जांपल्स है इंडिया में और वर्ल्ड में, अलग अलग मेजर बोटेनिकल गार्डन्स है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हर्बेरियम है। तो जैसे एग्जांपल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम वो ये है, दैट्स द रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स एट क्यू इन इंग्लैंड। ओके, ऐसा समझ लेना है कि नया स्पीशीज प्लांट्स का अगर कहीं पे डिस्कवर होता है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको कंफर्म करने के लिए कि ये प्लांट का नया ही स्पीशीज है, वो इधर से आता है कंफर्मेशन। अगर क्यू बोटेनिकल गार्डन्स ने बोल दिया कि ये नया स्पीशीज है, दैट मीन्स इट इज अ न्यू स्पीशीज। इट्स अ यूनिवर्सल सेट मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ओके, बहुत बड़ा हर्बेरियम है, कभी लाइफ में पॉसिबल होगा तो जरूर विजिट करना। ओके, क्यू बोटेनिकल गार्डन्स एट इंग्लैंड, यू कैन सी ये ऐसा बड़ा है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, तो देर आर पीपल रिक्वायर्ड टू वर्क इन दैट। हर्बेरियम का नए शीट्स बनाना, मेंटेन करना। अभी तो हर्बेरियम का डिजिटलाइजेशन होने लगा है। जैसे पेपर वगैरह में हम हर्बेरियम बनाते हैं, बट कभी ना कभी इवन आफ्टर मेनी इयर्स वो डिकम्पोज होगा, खराब होगा, मटेरियल्स खत्म हो जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज का खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट स्पीशीज का नहीं मिल रहा है। तो डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि हर एक हर्बेरियम स्पेसिमेन का हम सॉफ्ट कॉपी बना रहे हैं। अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो सॉफ्ट कॉपी बनाकर हम सब कुछ प्रिजर्व कर रहे हैं। अब ये तो हमेशा रख सकते हैं। तो देर आर पीपल रिक्वायर्ड इन दैट लाइन ऑल्सो। ओके, ये देख दूसरा, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन्स एट एडिनबर्ग इन यूके। ओके, अपना लंदन में, यूके में, बहुत अच्छा है। सिमिलरली यू हैव म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोर नेचुरली, पेरिस इन फ्रांस। ओके, अभी एक टाइम था जब ये बायोलॉजी वाज बेटर नोन एज नेचुरल हिस्ट्री, इसलिए ऐसा नाम है, हिस्टोर नेचुरली, फ्रेंच में। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। देन दूसरा है ग्रे हार्बेरियम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए, बहुत पॉपुलर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो वैसे ही काफी फेमस है, यू नो दैट, है ना। तो वहां पर भी है, उसका नाम है ग्रे हर्बेरियम। ओके, देन न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन, न्यूयॉर्क। ओके, अभी उसमें देख ये प्लांट्स दिख रहे हैं, ये वाटर गार्डन बना हुआ है, ये प्लांट दिख, ये पता है कौन सा है? लोटस। इट्स नॉट लोटस। दिस इज द प्लांट विच हैज गॉट द लार्जेस्ट सिंगल लीफ। बड़े बड़े लीव्स है, दिखना। दिस इज कॉल्ड Amazon लिली। लोटस जैसे ही है, बट Amazon लिली है, विक्टोरिया अमेजोनिका। बहुत बड़े बड़े उसके लीव्स होते हैं, एकदम बड़े बड़े, 56 भोग थाली के साइज का। ओके। हाँ, प्लेट जैसा शेप है। ओके, 11 मीटर इन डायमीटर, कितना बड़ा हो सकता है ये? दैट्स वन लीफ, दैट इज विक्टोरिया अमेजोनिका। ये नोट डाउन करके, लार्जेस्ट सिंगल लीफ इन द वर्ल्ड,
अमेजोन लिली, विक्टोरिया अमेजोनिका। ठीक है, नेक्स्ट ये देख रशिया का कोमारो बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। सब डेजर्ट टाइप प्लांट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, कैक्टस जैसे, है ना। इसको उठाते कैसे रहेंगे? ये ग्रो करते हैं वहीं पे या तो पॉट में लगा के उठाते हैं ओके, ऐसे थोड़ी ना ऐसे लेके जाएगा उसको, राइट। नोबडी वुड लाइक टू गेट पंक्चर्ड, राइट देन नेशनल बॉटनिक गार्डन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम फ्रांस। ये देखिए प्लांट इधर भी है, लार्ज वन, इधर भी है। ये उसके फ्लावर्स हैं, विक्टोरिया अमेज़ोनिका के। ओके, ये बेल्जियम के, ये इंडिया के। अभी जो एग्जांपल्स दिखाए ये वर्ल्ड का था, यू हैव टू रिमेंबर दोस एग्जांपल्स। ये इंडिया के, ये है देहरादून में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हर्बेरियम से रिलेटेड यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड बीएसआई। बीएसआई का मतलब है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जहां कहीं भी बॉटेनिकल सर्वे होते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ओके, वो अपने लोकल, अभी फॉर एग्जांपल सपोज समबडी एट मुंबई और मे बी से नासिक, इसके आसपास के एरिया में कोई नया स्पीशीज मिला, ठीक है, प्लांट्स का, तो मुझे कंफर्म करना है नया स्पीशीज है कि नहीं, तो मैं डायरेक्टली इंग्लैंड नहीं कांटेक्ट कर सकता हूँ, करें। तो नियरेस्ट कौन सा है इंडिया के लिए, इट इज बीएसआई। तो बीएसआई इंडिया में अलग अलग जगह पर है, जैसे नॉर्दर्न सर्कल वो है देहरादून में, वेस्टर्न सर्कल पुणे, सेंट्रल सर्कल इलाहाबाद, सदर्न सर्कल कोयम्बतूर एंड ईस्टर्न सर्कल शिलोंग। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे बीएसआई के अलग अलग सर्कल्स। तो वेरेवर इफ यू आर कमिंग अक्रॉस एनी स्पीशीज, तो जो नियरेस्ट बीएसआई का सर्कल है वहां मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, एंड देन द अथॉरिटीज ओवर देयर विल डू द कंफर्मेशन फ्रॉम। अभी कोई हर्बेरियम में कोई अथॉरिटी है, कोई काम कर रहा है, दैट पर्सन हैज द राइट कि अगर वहां से कुछ स्पीशीज का कंफर्मेशन नहीं पता चला तो इंटरनेशनल लेवल पे कांटेक्ट करो। गेटिंग इट? दैट्स हाउ बीएसआई वर्क्स। तो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्दर्न सर्कल जो है वो देहरादून में। ओके, सिमिलरली ये रहा मेरा इंस्टीट्यूट, दिस इज वेयर आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम। ओके, दैट इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ओके, ये भी बीएसआई देहरादून के जस्ट पीछे ही है। 4 साल इसी इंस्टीट्यूट में रहा हूँ, बहुत मजेदार जगह। एंड इसका हर्बेरियम काफी अच्छा है, ये देख, सेकंड बिगेस्ट हर्बेरियम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1908, ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश की है। और यहाँ जो स्पेसिमेंस हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट स्पेसिमेन कब का कलेक्शन है? 1807 का, अभी तक प्रिजर्व किया हुआ है। ओके, एंड कितने स्पेसिमेंस हैं? 3,30,000 हर्बेरियम स्पेसिमेंस, इमेजिन। फिर भी सेकंड बिगेस्ट है तो फर्स्ट बिगेस्ट में कितना होगा सर, राइट? तो ये एफआरआई देहरादून के। ओके, देन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, ये तुम्हारा इलाका है राइट, वेरी फेमस। ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री है ना वहाँ पे, सबसे बड़ा, राइट। देन दिस वन इज लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन है दार्जिलिंग, अगेन वेस्ट बंगाल। ओके, वेरी पॉपुलर। फिर है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, एनबीआरआई। ओके, एंड दिस इज ईस्टर्न सर्कल हर्बेरियम शिलोंग, मेघालय। ओके, वेरी पॉपुलर। ये सबसे नियरेस्ट अपने मुंबई का, मुंबई में एक ही हर्बेरियम है, ब्लैक टर हर्बेरियम। ये कौन सा कॉलेज है जानती है? बहुत सारा मूवीज का शूटिंग वगैरह हुआ है यहाँ पे।
ये वो 10 स्टेशन से निकलते फिर वो बड़ा कॉलेज है वो है क्या? दिस इज सेंट जेवियर्स कॉलेज, हाँ सीएसटी। हाँ वही सीएससी से बाहर ये निकलते फिर वहाँ निकलते थोड़ा आगे, वहाँ पे वेरी पॉपुलर कॉलेज। आगे। तो ब्लैटर हर्बेरियम इज देयर इन सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई में ही एक ही हर्बेरियम है। ओके, वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो बॉटेनिकल गार्डन सब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, फिर विल कंटिन्यू फ्रॉम। ठीक है, कैसा लग रहा है टॉपिक? अच्छा है। अच्छा है, गुड। है ना? तो